गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आकर हम लोग समझते हैं कि हीट इंसुलेटिंग होता क्या है। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, उसके बारे में तो चलिए आते हैं, हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है बाबू कि हीट इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग कहने का मतलब क्या है कि कंडक्शन नहीं करना। ठीक है, हीट का कंडक्शन नहीं होना, यानी कि ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह नहीं होने देना या रेसिस्ट करना उसके फ्लो को, उसको हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ मटेरियल और कॉम्बिनेशंस ऑफ मटेरियल विच रिटार्ड और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ हीट। अब देखो यहाँ पे किसका रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इंसुलेशन का मतलब ही होता है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, किसका रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं? फ्लो ऑफ हीट का। तो उसको हम लोग कहेंगे हीट इंसुलेटर। क्या कहेंगे बाबू? हीट इंसुलेटर। ठीक है, आगे देखोगे, द हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स कैपेबिलिटी इज मेजर्ड एज इनवर्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यदि आपसे कोई पूछे कि हीट इंसुलेटर है तो उसकी कैपेसिटी आप कैसे मेजर करोगे? तो कंडक्टिविटी का इनवर्स करके। ठीक है, कैसे? कंडक्टिविटी के इनवर्स में मेजरमेंट होता है। ठीक है, आगे देखोगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि आप चूंकि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपको हीट हमेशा पढ़ने के लिए आएगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि कंडक्शन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था फिजिक्स में, KA/dT/dx। यदि आप नहीं देखे हैं तो फिर से हीट का लेक्चर जा करके देखिए। ठीक है, उसमें लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन या थर्मल कंडक्शन। तो दिस इज द क्या होता है? ये होता है हमारा व्हाट? दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब एक बात बताओ, यदि हम इस फॉर्मूले से इसको ऐसे लिखें K बराबर K/dx/A/dt। ठीक है, क्या लिखें? A/dt। हाँ, एक वन टर्म्स इसको हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, क्या लिखेंगे? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, वाई? क्योंकि यदि आप यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिखोगे तो आपको यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिख देते हैं। अब यही चीज़ें होती हैं। K बराबर क्या होता है? Q/dx/dt। अब इसका इन्वर्स करोगे तो A/dt/dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इन्वर्स करके देख लो फिर अपना। आगे क्या है कि प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो लो थर्मल कंडक्टिविटी होता है। जो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उसका थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है। कहने का मतलब है कि वो उसमें जो है कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, गुड थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज जो है बहुत अच्छा होगा। अब सिंपल सी बात है, ये खराब है तो ये अच्छा ही होगा। अब ये खराब रहेगा तो ये अच्छा होगा, लेकिन इस केस में क्या है कि ये खराब है और ये अच्छा है। चलो, नॉन कंबस्टिबल, वो जलेंगे नहीं। ठीक है, लो डेंसिटी, उसका डेंसिटी क्या होता है कि लो होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। तो डेंसिटी यदि लो है बाबू किसी भी सब्सटेंस का, तो सिंपल सी बात है कि उसका क्या होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आगे है रिलेटिवली हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है अदर मटेरियल्स के अपेक्षाकृत इसका हाई होता है। ठीक है, देखो जहाँ कहीं भी रिलेटिवली मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कंपैरिजंस कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना कि वहाँ कंपैरिजंस हो रहा है तभी रिलेटिवली लिखा जाएगा। अदरवाइज यदि डायरेक्टली लिखेंगे तो उसमें कंपैरिजंस नहीं शो करेगा। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस टू वाटर एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें जो है हाई रेसिस्टेंस होता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आगे क्या होता है कि लो मॉइस्चर वेपर परमेबिलिटी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वेपर रेसिस्टेंस होता है या मॉइस्चर रेसिस्टेंट होता है। ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं? मॉइस्चर रेसिस्टेंट होता है। आप ये पूरे टर्म्स को ना लिख करके डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि दिस इज द मॉइस्चर रेसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि लो मॉइस्चर वेपर परमेबिलिटी, ये मॉइस्चर वेपर को क्रॉस नहीं होने देगा, पास नहीं होने देगा। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, ये ऐसा नहीं है कि एक लिमिट टेम्परेचर पर जाने के बाद जल उठेगा या इसकी प्रॉपर्टीज चेंजेस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। केमिकल स्टेबिलिटी,
ऐसा भी नहीं है कि वो किसी केमिकल्स में जाकर के या फिर वर्किंग के दौरान वो कोई केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगा, नहीं, वर्किंग के दौरान वो स्टेबल होता है और कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं करता है, ठीक है। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो लो होता है। आपको पहले भी मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था, तो क्या बताया था आपको, एक फॉर्मूला याद होगा कि Q बराबर होता है ms del T, ठीक है, क्या होता है ms del T, तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा Q by m del T, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of unit substance through unit degree of temperature, that is called a specific heat। तो वो जो होगा वो बहुत ही कम होगा, क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी होगा, मतलब ये जलेगा नहीं, ठीक है, ऐसे हालांकि यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है नॉन कम्बस्टिबल, ठीक है। ऑर्डरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस रहेंगे। फिजिकल स्टेबिलिटी, उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि आप डायरेक्टली कह सकते हो कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी इज गुड, ठीक है, उसके फिजिकल नेचर्स में या फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट हीट इंसुलेशन मटेरियल्स, अब कौन कौन सा है, कॉर्क है, ग्लास वूल है, रॉक वूल है, स्लैग वूल है, एस्बेस्टस है, थर्मोकोल है, रिफ्लेक्टिंग पेपर्स हैं, जिप्सम है, वर्मिक्यूलाइट है, कोकोनट फाइबर है, ठीक है, ठीक है, दिस इज द वर्मिक्यूलाइट, ठीक है, कोकोनट फाइबर। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बाबू कि जो हम लोगों को पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉर्क, ग्लास वूल, एस्बेस्टस एंड थर्मोकोल। दिस 4 टॉपिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, और इसमें भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है एस्बेस्टस इन केस ऑफ मैकेनिकल, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इन चारों के बारे में, ओके। एस्बेस्टॉस, ठीक है, देखिए एस्बेस्टॉस के बारे में देखेंगे तो क्या होता है बाबू, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस वगैरह देखा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और एस्बेस्टस के बारे में देखते हैं। तो एस्बेस्टस इज अ मिनरल फाइबर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोसिलिकेट ऑफ मैग्नीशिया विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना, ठीक है। क्या होता है कि एस्बेस्टस क्या होता है कि ये जो है किससे कंपोज्ड होता है, मैग्नीशिया का हाइड्रोसिलिकेट, ठीक है, और अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना। देखो क्वेश्चंस में कभी कभी पूछता है कि एस्बेस्टस जो है वो किससे बने होते हैं, ठीक है, तो जनरली क्या आएगा, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना, ठीक है, और मैग्नीशिया, सिलिकेट ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, तो ये तीनों रहते हैं, ठीक है। तो आप आराम से देखोगे जहाँ पे ये तीनों है, या फिर कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा तो सिर्फ ये 2 ऑप्शन में ही अवेलेबल रहते हैं, तो ये दोनों को टिक आउट करोगे, ठीक है। It also refers to a set of 6 naturally occurring fibers, minerals such as chrysotile, crocidolite, amosite, anthophyllite, tremolite and actinolite, ठीक है। ये 6 जो है वो हमारा क्या है कि एस्बेस्टस का एक नेचुरल फाइबर्स है, ठीक है, एक फाइब्रस मटेरियल्स है जो कि नेचुरल अकरिंग है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्रायोसोटाइल्स और एमोसाइट, ठीक है। एमंग दिस क्रायोसोटाइल एंड एमोसाइट आर मोस्ट कॉमन, ठीक है। इस सब में क्या कॉमन है, क्रायोसोटाइल और एमोसाइट, ठीक है, ये दो जो है मोस्ट कॉमन है, बहुत ही हाई लेवल पे यूज होता है इसका। प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो सबसे पहला है कि इट हैज गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, मतलब ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, चाहे वो हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, करीब करीब 2750 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करोगे ना तब तक ये बर्न नहीं करेगा, नहीं जलेगा ये, ठीक है। उससे ज़्यादा जाता है तब फिर बर्न कर सकता है, ठीक है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है,
देखो कहने का मतलब ये है बाबू कि थर्मल स्टेबिलिटी कहने का डायरेक्टली मतलब ये होता है कि जब आप हीट करते हो ना, ठीक है, तो हीटिंग के दौरान या वर्किंग के दौरान हीट के कारण उसमें जो हीट जनरेट हो रहे हैं, तो वर्किंग के दौरान उस हीट से इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। केमिकल रेसिस्टेंस बेसिकली कॉस्टिक्स और ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। कॉस्टिक्स और ऑक्सीडाइजिंग केमिकल से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। गुड फ्लैक्सिबिलिटी, इसको आप आसानी से जो ये जो होता है इसका फ्लैक्सिबिलिटी बहुत अच्छा होता है, इसको आप किसी भी शेप में फ्लैक्सिबल कर सकते हो। रेसिस्टेंस टू कोरोजन का रेसिस्टेंस होता है वाइट, ग्रे एंड और ब्राउन इन कलर। वाइट होता है, ग्रे होता है और ब्राउन होता है, ये तीनों कलर्स में पाए जाते हैं और ये फायर प्रूफ होता है, ठीक है। तो एस्बेस्टस का जो है फायर फाइटर्स जो लोग होते हैं वो इक्विपमेंट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग यूजेस देखेंगे कहाँ पर यूज करते हैं एस्बेस्टस का, तो बिल्डिंग इंसुलेशंस में, ठीक है। बिल्डिंग में जहाँ पर हमको हीट या इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेशन करना होता है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कंपोनेंट्स में सीमेंट कंपोनेंट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फायर प्रूफ, अच्छा एक बात और देखना कि सीमेंट कंपोनेंट्स वगैरह में इस्तेमाल इसलिए करते हैं ना क्योंकि उसमें बिटुमिन के साथ जब वो मिक्स होता है, ठीक है, तो वो एक अच्छा लेयर्स बनाता है जिससे कि हीट रेसिस्टेंस हो और आपका उसको क्या बोल सकते हैं आप, हीट रेसिस्टेंस हो सकता, हाँ हीट रेसिस्टेंस इज द बेटर टर्म। और फायर प्रूफ रोप एंड क्लॉथ, ठीक है। फायर प्रूफ बिकॉज ऑफ एस्बेस्टस क्या है कि फायर प्रूफ मटेरियल है, तो फायर फाइटर लोग उसके लिए फायर प्रूफ रोप या क्लॉथ यूज करते हैं, वो बनाया जाता है। कवरिंग मटेरियल्स फॉर वायर्स एंड इलेक्ट्रिक बॉक्सेस, वायर से इलेक्ट्रिक बॉक्सेस होता है ना, तो जिसका कवर जो बनाया जाता है वो एस्बेस्टस से बनाया जाता है। इंसुलेटिंग बॉयलर्स एंड फर्नेस, अब बॉयलर्स और फर्नेस क्या है कि जहाँ पे बॉयलर और फर्नेस का हाई हीट डिसिपेट होता है, तो हाई हीट डिसिपेट होता है तो आसपास में वर्किंग करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एस्बेस्टस का क्या करते हैं कि एक लेयर लगा देते हैं जिससे कि उसका हीट जो है बाहर नहीं आता है। ऑटोमोटिव पार्ट्स लाइक अ ब्रेक लाइनिंग्स वगैरह, ठीक है, ब्रेक लाइनिंग्स, शू लाइनिंग्स वगैरह इस्तेमाल होता है। एस्बेस्टस पेंट बनाने में यूज होता है। फ्लोर एंड सीलिंग टाइल्स वगैरह यूज किया जाता है। ब्लैक बोर्ड और साइन बोर्ड देखो किसी ऑफिस में जाओ तो लिखा रहता है ना फलाना बाबू फलाने, ठीक है, जैसे आप जॉब करोगे, ठीक है, किसी ऑफिस में आपको पोस्टिंग होगा तो वहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा, ठीक है। तो साइन बोर्ड्स क्या है कि कुछ एस्बेस्टस के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एस्बेस्टस का यूजेस। अब हम लोग देखेंगे कॉर्क के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कॉर्क के बारे में। इट इज ए इम्परमेबल बॉन्ड मटेरियल, ठीक है। ये क्या है कि इम्परमेबल है, ठीक है, इम्परमेबल बॉन्ड मटेरियल है जिसको हम लोग ओक नाम के ट्री के छाल से ड्राइव करते हैं। किससे? ओक नाम के ट्री के छाल से ड्राइव करते हैं। हम लोग उसको छाल को क्या करते हैं कि ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, और उसको अपने शेप में ढाल देते हैं। ढालने के बाद उसको बेकिंग करते हैं, ठीक है, बेकिंग करते हैं मोल्ड्स में डाल करके। अब क्या है कि जब आप बेकिंग करोगे ना तो उसका जो नेचुरल रेजिन्स है कॉर्क में, वो बाइंड करता है मटेरियल्स को, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज़ ग्राउंड साइज्ड एंड बेक्ड इन मोल्ड्स। इसको ग्राउंड करेंगे, साइज करेंगे और बेक करेंगे मोल्ड में। आगे कहता है कि व्हेन ग्राउंड एंड बेक्ड, जब हम लोग ग्राउंडिंग और बेकिंग करते हैं, द नेचुरल रेजिन इन द कॉर्क बाइंड द मटेरियल इनटू होमोजेनियस मास which can be pressed into flexible sheets and boards etc. क्या होता है कि जब आप ग्राउंड और बेक्ड करते हो तो जो नेचुरल रेजिन है किसमें? कॉर्क का, ठीक है, वो बाइंड करेगा मटेरियल का, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि होमोजेनियस मास के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और विच कैन बी प्रेस्ड इनटू फ्लैक्सिबल शीट, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लैक्सिबल शीट्स या बोर्ड्स वगैरह में प्रेस करके कन्वर्ट कर सकते हैं। It is available in the form of granulated cork, slab cork and regranulated baked cork, ठीक है। ये किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल होता है? ग्रैनुलेटेड कॉर्क के फॉर्म में, स्लैब कॉर्क के फॉर्म में या रीग्रैनुलेटेड बेक्ड कॉर्क के फॉर्म में होता है, ठीक है।
प्रॉपर्टीज की बात करें तो वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी नॉन मेटालिक मटेरियल्स होते हैं ना उनमें थर्मल कंडक्टिविटी वेरी लो होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि वो सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब के सब हीट इंसुलेटिंग है, ठीक है। क्या है? हीट इंसुलेटिंग है, मतलब कि उसमें हीट का कंडक्शन नहीं होता है। और हीट का कंडक्शन तभी नहीं हो पाएगा जब उसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है हमारा बहुत लो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, पोरस इन स्ट्रक्चर, और कोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पोरस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट 0.24, ठीक है, मतलब बहुत ही हल्का होगा, लाइट वेट होगा। इजिली कंप्रेस्ड, हम लोग इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। रेजिलिएंट एंड रीजनेबली इलास्टिक व्हेन ड्राई, जब कॉर्क जो है ड्राई होता है ना तभी वो इलास्टिक होता है, ठीक है। और रेजिलिएंट है, मतलब वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। लाइट वेट, ये अभी मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी चूँकि 0.24 है, ठीक है, वाटर से भी हल्का है, ठीक है। ये क्या होता है? वाटर से भी हल्का होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, ठीक है, इसका मॉइस्चर के प्रति रेसिस्टेंट होगा। रेसिस्टेंट टू हीट, यानी कि हीट के लिए इंसुलेटर का काम करेगा, ठीक है। मॉइस्चर के लिए भी इंसुलेटर का काम करेगा, हीट के लिए भी इंसुलेटर का काम करेगा। गुड इंसुलेटर ऑफ साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जो है ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर का काम करता है। यही वजह है कि इसका जो टाइल्स होता है, ठीक है, या कारपेट्स वगैरह होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिनेमा हॉल वगैरह में लगाते हैं या वैसे जगह पे लगाते हैं जहाँ पे कि हमको साउंड एब्जॉर्बिंग साउंड जो है जहाँ पे साउंड इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है। यूजेस में क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, शूज वगैरह में, ठीक है। कोर ऑफ बेसबॉल एंड क्रिकेट बॉल, जब आप क्रिकेट बॉल को खोलोगे ना तो अंदर में उसका कोर जो रहता है वो बना होता है किसका? कॉर्क का बना रहता है, ठीक है। इनसाइड पार्ट ऑफ हेलमेट, हेलमेट का इनसाइड पार्ट या लेजर प्रिंटर्स वगैरह, ठीक है। कॉर्क का कारपेट और टाइल्स बनाया जाता है जिसको सिनेमा हॉल, चर्च वगैरह या ऑडिटोरियम में लगाया जाता है। कवरिंग फॉर पाइप कैरिंग स्टीम एंड हॉट वाटर या स्टीम वगैरह को कवर करने के लिए भी कॉर्क का इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज इंसुलेशन, ठीक है, जहाँ पर रेफ्रिजरेशन होता है या कोल्ड स्टोरेज होता है उसको इंसुलेट करने के लिए भी हम कॉर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइब्रेशन पैड्स या फ्लॉट्स, फिशिंग देखे हो या राफ्टिंग देखे हो, राफ्टिंग करने वाली जो बोट होती है ना तो उसका फ्लॉट्स वगैरह भी बनाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं थर्मोकोल का। तो थर्मोकोल क्या है कि इट इज़ अ फॉर्म्ड प्लास्टिक, ठीक है। ये कैसा है? फॉर्म्ड प्लास्टिक है और ये डायरेक्ट एक्सट्रूजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी भी शेप में, ठीक है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय ब्लोइंग एयर थ्रू मोल्टेन पॉलीस्टीरीन और पॉलीयूरेथीन, ठीक है। ये किससे? एयर को हम लोग ब्लो करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू? पॉलीस्टीरीन या पॉलीयूरेथीन के थ्रू, ठीक है। इसका ट्रेड नेम भी क्या है कि पॉलीस्टीरीन है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि एक्सट्रीमली लाइट वेटेड होता है बट स्ट्रांग होता है। वेरी लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी लो है मतलब उसका वेट लो होगा। लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये करीब करीब 55 से 60 डिग्री 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक जो है वर्किंग टेम्परेचर रेंज होता है। हाई रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, मॉइस्चर को ये पार नहीं होने देगा। लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो एक चीज़ और याद रखो कि यहाँ पर लो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर और गुड इंसुलेटर ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों चीज़ें लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैंने पहले भी आपको कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है, ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली है कि वो थर्मल कंडक्टिविटी जो है हमारा बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो होता है KA/DT/dx, ठीक है। दिस इज द हीट ट्रांसफ़र रेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो DT/dx/K। दिस इज द थर्मल रेसिस्टेंस। इफ दिस वैल्यू विल इंक्रीज्ड, ठीक है। अब इस क्या हो गया? dx/KA बराबर TR।
दिस इज द थर्मल रेसिस्टेंस। यदि तुम कंडक्टिविटी का वैल्यू कम करोगे, ठीक है, बहुत कम करोगे तो थर्मल रेसिस्टेंस बहुत बढ़ेगा, ठीक है। अब उस स्थिति में क्या होगा कि जैसे जैसे आपने थर्मल कंडक्टिविटी कम कर रहे हो यानी कि लो कर रहे हो, थर्मल रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होता है बाबू कि हाई रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, मॉइस्चर को भी ये अपने से क्रॉस नहीं होने देगा। केमिकली स्टेबल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्किंग के दौरान ये केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगा, ठीक है। ऑर्डर लेस होता है, ओके। रेसिस्टेंस टू फंगस अटैक, फंगस के अटैक को रोकेगा। वेरी गुड शॉक प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज, इसकी शॉक प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती है। तो इसके वजह से हम लोग एयर ड्रॉप पैकेजिंग मटेरियल्स जो होता है ना, जिसको हम लोग एयर से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, लाइक जब आर्मी वगैरह कहीं युद्ध के मैदान में होती है ना, तो उसके लिए जो एयर ड्रॉपिंग किया जाता है मटेरियल्स, ठीक है, प्लेन से, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या अदर एयर ड्रॉपिंग मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फुली रेसिस्टेंस टू वाटर, साल्ट, सॉफ्ट, ब्लीचिंग एजेंट्स। HCl के लिए 35% तक ही रेसिस्ट कर पाएगा। HNO3 के लिए 50% होता है बाबू, H2SO4 होता है 95%, ठीक है। फिर है कास्टिक सोडा, स्ट्रॉन्ग एमोनिया, अल्कोहल एंड सिलिकॉन बार, ठीक है। यूज्ड में देखोगे, यूज्ड एज थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, कोल्ड स्टोरेज, because of they have low thermal conductivity and a very good insulator of heat, so it is used as a insulating material in refrigeration, air conditioning buildings, theaters, auditoriums, cold storage, etc. Packaging materials, due to their shock properties, it is used for packaging materials like ear drop packagings, ठीक है, decorative packagings, ठीक है, and protective screening radars used for packing electronic goods like transistor, radios, tape recorders, calculating machines, clocks, medicines, bottles, cameras। इन सभी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं कि ये इस्तेमाल करते हैं थर्मोकोल्स का। इंडस्ट्रियल इंसुलेशन फॉर बिल्डिंग्स, ठीक है। वर्किंग रेंज इसका कितना होता है बाबू, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा इसमें ध्यान देना, क्या आपने इसको थर्मोकोल मार्केट्स में देखा होगा, ठीक है। तो आप जब कभी भी इंडस्ट्री में जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ रेफ्रिजरेशन यूनिट है ना, वहाँ पर जा कर के देखना कि वाइट कलर का शाइनिंग कलर का कुछ समथिंग्स लगा होगा इंसुलेटिंग के लिए। आप पूछोगे तो वो बताएगा कि क्या है ये, ठीक है। तो ये है हमारा थर्मोकोल। ग्लास वूल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्लास वूल के बारे में। तो ग्लास वूल क्या है बाबू कि इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइब्रस ग्लास विथ शॉर्ट एंड फाइन फाइबर्स, ठीक है। ये क्या है कि एक प्रकार का फाइब्रस ग्लास है जिसमें शॉर्ट एंड फाइन फाइबर्स होते हैं, स्कैटर्ड इन वेरियस मैनर्स। जब इसको प्रोडक्शन होता है ना तो वो वेरियस मैनर्स में स्कैटर्ड होता है, उससे हमको ग्लास वूल प्राप्त होता है। अब वो कैसे स्कैटर्ड होता है, कैसे होता है, यहाँ देखेंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग हाई प्रेशर जेट ऑफ स्टीम और एयर ऑन द मोल्टेन स्ट्रीम ऑफ ग्लास एट अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर जब हम लोग ग्लास पे हाई प्रेशर से जेट, स्टीम जेट या एयर को ब्लो करेंगे ना, तो वहाँ से वो स्कैटर्ड होता है वेरियस डायरेक्शंस में, और स्कैटर्ड होने के बाद जो हमें मिलता है वही होता है हमारा ग्लास वूल, ठीक है। देखेंगे प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो नॉन कंबस्टिबल होता है, फायर प्रूफ होता है, हीट प्रूफ होता है, लो डेंसिटी होता है यानी कि लाइट वेट होगा, इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट यानी कि लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत ही अच्छा होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर, लाइट इन वेट। और क्या है बाबू कि इसमें कभी आग नहीं पकड़ता है, ठीक है, इट डजंट कैचेस फायर, ठीक है। यूजेस में क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में, साउंड इंसुलेटर के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साउंड ग्लासेस, जहाँ साउंड प्रूफ हमको रूम बनाना होता है ना, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एयर फिल्टर्स में एयर फिल्टर के कुछ पार्ट्स के रूप में यूज करते हैं, और बॉयलर्स में, ओवन्स में, सिलेंडर्स में, पाइप इंसुलेशंस में, या इंडस्ट्रीज में वैसे पैनल्स जहाँ पर हमको इंसुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है,
वहाँ पर हम लोग ग्लास वूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्या, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।